हे गाइस, वेलकम टू माइग्रेंट ब्लॉगर और मैं हूं राहुल। आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। जी हाँ, लोग मुझे बहुत सारे कमेंट्स कर रहे थे मेरे प्रीवियस वीडियोस पे और लोग पूछ रहे थे कि यार कितना पैसा खर्च करना होगा हमें अगर हमें रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बनना है तो न्यूजीलैंड में। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि मैं सारे एस्पेक्ट कवर करने जा रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि कोई भी चीज़ें मुझसे छूट जाएं और लोग बाद में बोले अरे आपने तो ये कवर ही नहीं किया। तो हम लोग सारी चीज़ें इसमें कवर करेंगे और साथ ही साथ मैं सारी चीज़ें आपको ब्राउज़र पे भी लेकर जाऊँगा ताकि हम लोग वहाँ पे एक्चुअल कॉस्ट को देखें कि कितने खर्च यहाँ पर होगा और वो सारी चीज़ें हम लोग इसमें देखेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग सीधा चल देते हैं हमारे ब्राउज़र पे, जहाँ पर हम लोग देखेंगे कि कौन सी चीज़ें हमको कंसिडर करनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, जो फर्स्ट स्टेप होता है हमको यहाँ पर आने के लिए, तो जब जैसे ही आपको इनिशियल कंसिडरेशन कराना रहेगा वो ही है फर्स्ट स्टेप। तो और हम लोग यहाँ पे सर्च करेंगे कि सॉरी, फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन न्यूजीलैंड। जैसे ही ये मैंने किया और हम लोग को सबसे पहले आ गया कि रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट फार्मेसी काउंसिल का यहाँ पर वेबसाइट है। बहुत ही सुंदर वेबसाइट है, आप लोग यहाँ पर जा सकते हैं और मोस्ट ऑफ सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएगी। हमें यहाँ पर जाना है कि यहाँ पर ओवरसीज़ फार्मासिस्ट का एक ऑप्शन है, तो हम लोग को सीधा वहीं पर जाना है। आई वॉन्ट टू रजिस्टर एज अ फार्मासिस्ट, लेट्स जंप हियर। और यहाँ पर ये है REQR और उसके नीचे है नॉन REQR। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, अगर कोई भी फार्मासिस्ट जो कि इन कंट्रीज़ के बाहर हैं, उन लोगों को इस रूट के थ्रू रजिस्ट्रेशन यहाँ पर मिलेगा। ये हम लोग न्यूजीलैंड की बात कर रहे हैं। और अगर आप UK, USA, आयरलैंड, कनाडा में हैं तो फिर आप लोग ये रूट सिलेक्ट कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर इन्होंने पूरी एक चेकलिस्ट दे रखी है कि कैसे क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए रहेंगे और यहाँ पर सारे प्रोसेसेस उन्होंने दे रखे हैं। तो एक बार हम लोग बहुत ही जल्दी से ये सारे प्रोसेस देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो उन्होंने चेकलिस्ट दे रखा है जिसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद यहाँ पर है इनिशियल कंसिडरेशन एप्लीकेशन फॉर्म, तो वो आपको सबमिट करना रहेगा और उसी के बेसिस पे वो लोग चेक करेंगे कि आप एलिजिबल है या नहीं है। वो डिसीजन यहीं पर ही बनेगा इनिशियल कंसिडरेशन के बाद। और उसके बाद फिर अब एक बार जैसे आपका इनिशियल कंसिडरेशन हो गया तो फिर वो लोग आपको बता देंगे कि हाँ ठीक है, आप ओपरा जो एग्ज़ाम है एक्चुअली असेसमेंट, उसके लिए आप एलिजिबल है या नहीं, तो वो बता देंगे आपको। और एक बार आपने ओपरा कर दी फिर आपको न्यूजीलैंड NZPL करना पड़ेगा, जो कि लेजिस्लेशन कोर्स होता है, जो कि लॉ एंड एथिक्स का एक कोर्स है। वो यहाँ पर ऑकलैंड यूनिवर्सिटी के द्वारा दिया गया है, तो वो आप देख सकते हैं। और एक बार जैसे आपका ओपरा क्लियर हो गया, फिर आपका NZPL भी हो गया, कोर्स कंप्लीट हो गया, फिर आप इंटर्न फार्मासिस्ट के लिए आप रजिस्टर कर सकते हैं। तो वो हो गया। और जैसे ही आपने इंटर्न फार्मासिस्ट का जो प्रोग्राम है वो होता है फरवरी से लेके नवंबर तक। फ्रॉम फरवरी ऑनवर्ड्स टू नवंबर ये पूरा एक इवॉल्व प्रोग्राम है जो कि कंडक्ट कर रहे हैं फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ न्यूजीलैंड। वो PSNZ है, ये वो PCNZ नहीं है, वो PSNZ है, वो एक दूसरी बॉडी है। तो जो कि इवॉल्व प्रोग्राम को पूरा वो लोग कंडक्ट कर रहे हैं। एंड फ्रॉम दैट इवॉल्व प्रोग्राम आपका पूरा इंटर्नशिप होगा। एंड वंस यू कंप्लीट द इंटर्नशिप, आपका लास्ट में एक असेसमेंट होगा जिसको ऑस्की बोलते हैं। और वो आपका ऑस्की हो गया तो फिर आप आपने वो क्लियर कर दिया, देन यू आर रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। तो सबसे पहले तो ये है आपका, यहाँ पर आ जाते हैं तो अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन फार्मासिस्ट स्कोप ऑफ प्रैक्टिस। तो ये आपका फर्स्ट स्टेज है। तो इसमें आपके उन्होंने 3 क्वेश्चन पूछे हैं। अगर इन तीनों क्वेश्चन के आंसर यस हैं तो जी हाँ, आप एलिजिबल हो सकते हैं इनिशियल कंसिडरेशन एप्लीकेशन के लिए। तो सबसे पहले अगर आपके पास B.Pharm या M.Pharm की डिग्री है, अगर हाँ तो जी हाँ, आप नेक्स्ट स्टेप पे आइए। आर यू करंटली रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट सेम कंट्री, यू ऑब्टेन योर डिग्री, यस। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग उस कंट्री में रजिस्टर होंगे जहाँ से आपने डिग्री ली है। अगर यस है तो आगे बढ़िए। फिर डू यू हैव क्लिनिकल वर्क एक्सपीरियंस फार्मेसी सेटिंग एज अ पार्ट ऑफ योर डिग्री इन फार्मेसी और पोस्ट क्वालिफिकेशन। यहाँ पर अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, अगर यस, तो फिर आप एलिजिबल हैं। और ये रहा चेकलिस्ट का वेबसाइट। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो आपको देख लेते हैं हम लोग उसको भी क्लिक करके कि क्या है यहाँ पे। जब तक ये लोड हो रहा है तब तक हम लोग आगे बढ़ते हैं। और ये इनिशियल कंसिडरेशन एप्लीकेशन जो है
उसका पूरा प्रोसेस दिया गया है यहाँ पर, और वो आप लोग एक बारी सारी चीज़ें देख लेना। हाँ, मैं अब आपको यहाँ पर चले जब आ ही गए हैं तो हम लोग फर्स्ट जो पेमेंट रहेगा उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो जो सबसे पहला पेमेंट है आपका, तो अप्लाई फॉर एन इनिशियल कंसिडरेशन रजिस्टर एज अ फार्मासिस्ट। तो यहाँ पर आपको 950 ये जो डॉलर हैं ये आपको देने रहेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग ये सारे जो कॉस्ट हैं इन सभी को हम लोग है ना एक एक्सेल में लिखते जाते हैं, ताकि हमें वहाँ पर बहुत ही आसानी हो जाए। तो ये रहा, मैंने एक एक्सेल यहाँ पर ओपन करके ही रखा है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर है ना सारी चीज़ें वहाँ से कॉपी करते हैं और फिर यहाँ पे हम लोग पेस्ट करते जाते हैं, ताकि हमारे लिए वो चीज़ें ईजी हो जाएं और हम लोग के पास एक पूरा ट्रैक रिकॉर्ड आ जाएगा कि हम लोग ने कितना पैसा खर्च किया है। तो सबसे पहले मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लूँगा और यहाँ पे इसको पेस्ट कर लेते हैं, और इसको मैं यहाँ से थोड़ा आइडियल कर देता हूँ, और यहाँ पर हम लोग लिख देंगे जो टोटल खर्च है $950। सो 950, और ये न्यूजीलैंड डॉलर में है पूरा। तो इसको लास्ट में आप कन्वर्ट कर सकते हैं एक्चुअल प्राइस के साथ, तो वो हम लास्ट में देखेंगे कितना हो रहा है। तो वापस से हम आते हैं अपने ब्राउज़र पे और देखते हैं हाँ आगे की जो प्रोसेस थी वो क्या थी। तो जब ये आपका हो जाएगा 950 देने के बाद आप लोग को ये सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ से आपको देने रहेंगे। तो ये सारा डॉक्यूमेंट है नॉन REQR चेकलिस्ट का। तो इसमें जैसा कि आप देख रहे हैं सर्टिफाइड फ़ोटो चाहिए आपको, फिर उसके बाद आपको चाहिए ये सारे डॉक्यूमेंट, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं अगर वो इंग्लिश में नहीं हैं तो वो आपको सारे सर्टिफाइड इंग्लिश ट्रांसलेशन के थ्रू पूरा आपको ट्रांसलेट कराना रहेगा। जैसे कि कुछ जगह पर जैसे उनके मार्कशीट्स वगैरह हिंदी में होंगे या फिर गुजराती में होंगे या फिर और भी कोई लैंग्वेज में होंगे, तो वो सारे सर्टिफिकेट्स को भी आपको इंग्लिश में इंग्लिश में मतलब में आपको वो करवाना रहेगा ऑफिशियली उसको ट्रांसलेशन, ठीक है। और उसके बाद हाँ, ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट है कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज एग्ज़ाम देनी रहेगी। तो उसमें ये लोग यहाँ पर ये एक्सेप्ट कर रहे हैं IELTS, जो कि एकेडमिक IELTS है, उसमें मिनिमम 7 ईच होना चाहिए, जैसे कि आप यहाँ पे पढ़ पा रहे हैं। और उसके बाद अगर वो नहीं आप दे पाएंगे तो आप दे सकते हैं OET। तो OET में उनको मिनिमम 20 स्कोर चाहिए, तो वो आपको 20 स्कोर एक लाना रहेगा लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग में सभी में, ठीक है। तो ये काफ़ी एक चैलेंजिंग रहेगा ये स्कोर लाने के लिए। अगर आप इंग्लिश रेगुलर उसमें नहीं यूज़ कर रहे हैं अपने जीवन में, तो मेरे ख्याल से थोड़ा आपको प्रॉब्लम आ सकता है, बट आप थोड़ी प्रैक्टिस से आप ये अचीव कर सकते हैं बहुत ही ईजीली। फिर आपको अपना एक CV रहेगा, वो PDF फॉर्मेट में आपको वो चाहिए रहेगा। यहाँ पर एक सेल्फ असेसमेंट है जो कि इनके ये ऑनलाइन एप्लीकेशन होगा पूरा आपका, तो उसमें एक सेल्फ असेसमेंट का पूरा रहेगा। तो वो आपको सेल्फ असेसमेंट वो अच्छे से देना रहेगा। उसमें बहुत सारे क्वेश्चन होंगे आपके वर्क रिलेटेड एक्सपीरियंस और आपके स्टडी रिलेटेड जो आपका नॉलेज है उसके रिलेटेड ही क्वेश्चंस होंगे। तो वो क्वेश्चंस आपको सारे आंसर करने होंगे इसमें। फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो हाँ, ये आ गए हम लोग अब क्वालिफ़िकेशन पे। तो क्वालिफ़िकेशन पे उन्होंने 2 चीज़ें मांगी हैं। सबसे पहला है तो आपका एकेडमिक रिकॉर्ड। तो आपको जो आपका डिग्री ट्रांसक्रिप्ट है, आप जैसे ही अपनी जो यूनिवर्सिटी है उनको बोलेंगे कि मुझे डिग्री ट्रांसक्रिप्ट चाहिए, और उन्हें आप ये बता सकते हैं कि आपको किस ईमेल पे भेजना है वो डायरेक्टली। तो वो लोग उस पर्टिकुलर ईमेल पे आपकी यूनिवर्सिटी वाले, जो इनकी PCNZ है, जो कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ न्यूजीलैंड है, उनके ईमेल पे सीधा वो लोग सेंड कर देंगे आपका एकेडमिक रिकॉर्ड। और सेकंड कि कंफर्मेशन ऑफ कंप्लीशन ऑफ योर डिग्री। तो ये आपका जो डिग्री है, तो डिग्री जैसे कि आपको जो सर्टिफिकेट, अवार्ड सर्टिफिकेट मिलेगा, तो वो आप यहाँ पर एक यूज़ कर सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें तो आपको डायरेक्टली वहीं से ही जाएगा। और इन्होंने यहाँ पर एक ईमेल भी ये रहा, ईमेल जैसे कि मैंने हाईलाइट किया है, तो उस ईमेल पे वहाँ से भिजवाना रहेगा, ठीक है। और चलते हैं फिर आपका रजिस्ट्रेशन स्टेटस। ये आपका लास्ट डॉक्यूमेंट आपको चाहिए रहेगा। इनिशियल कंसिडरेशन की बात हो रही है तो यहाँ पर भी वही सेम ईमेल पे आपको भेजने हैं सारे डॉक्यूमेंट्स। इसमें जो है सबसे पहले कंफर्मेशन ऑफ योर फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन और लाइसेंसिंग। तो आपकी जो काउंसिल है, जिस काउंसिल में आप रजिस्टर्ड है, जैसे मैं जिस काउंसिल में रजिस्टर्ड था, तो मैं गुजरात काउंसिल में रजिस्टर्ड था। तो मैंने उनको बोला कि मेरा ये प्रोसेस है और मुझे ये चीज़ें चाहिए इनके लिए। तो उन्होंने मुझसे कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे और मैंने वो सबमिट कर दिए। और फिर उन्होंने मेरे ख्याल से यहाँ पर 5000 था
जो कि गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट जो कि ये बोल रहे हैं, वो मैंने कुछ 5000 इंडियन रुपीज़ पे किए थे गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट के लिए। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स है, ये डॉक्यूमेंट्स आप उनसे बोल सकते हैं, अपने जो भी आप रजिस्टर्ड काउंसिल है इंडिया में, जो भी फार्मेसी काउंसिल में आप रजिस्टर्ड हैं, उनको बोलेंगे तो वो ये दोनों डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर भेज देंगे। और ये डायरेक्टली आपकी जो पर्टिकुलर काउंसिल है, और जैसे कि ये आपका जो एजुकेशन जो यूनिवर्सिटी है वो, और आपका फार्मेसी काउंसिल है वो, ये दोनों चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें आप खुद से कोई डॉक्यूमेंट उनको नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं। मेरे कहने का ये मतलब है कि जैसे आप खुद ये एकेडमिक रिकॉर्ड अगर इस ईमेल एड्रेस पे भेजेंगे तो वो उसे कंसिडर नहीं करेंगे। इट हैज़ टू बी फ्रॉम पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी और फ्रॉम योर फार्मेसी जो काउंसिल है वो, उन्होंने ही भेजना है डायरेक्ट इस ईमेल एड्रेस पे, तभी वो उसे कंसिडर करेंगे, वरना उसे कंसिडर नहीं करेंगे। तो मोटा मोटा मैंने आपको यहाँ पर एक खर्चा बता दिया। तो यहाँ पर ये है जो फार्मेसी क्वालिफ़िकेशन वाला पार्ट है, तो इसको भी हम एक्सेल पे अभी ऐड कर लेंगे जितना मैंने पे किया था उसके हिसाब से। तो मैं यहाँ पे एक्सेल में इसको ले लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ले लेता हूँ कि गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट, इसका मैंने पे किया था 5000 INR। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो 950 है ना, उसको हम लोग INR यहाँ पे लिखते हैं, और 950 को जो डॉलर्स हैं उसको यहाँ लिखते हैं। ठीक है, काम करते हैं, यहाँ पर है ना हम लोग पहले एक रो, एक कॉलन रो ऐड कर लेते हैं अबो। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं NZ, और यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं INR, यहाँ पे लिख देते हैं NZD। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने 5000 इतने पे किए थे, और लास्ट में हम लोग फिर इसको सॉर्ट आउट कर लेंगे जो भी रहेगा वो। ठीक है, तो ये इसका था। और एक चीज़ और भूल गए हम लोग, तो वो सेकंड चीज़ थी कि हमने यूनिवर्सिटी से जो हमने डॉक्यूमेंट लिए थे वो, तो यूनिवर्सिटी से जो हमने डॉक्यूमेंट लिए थे वो भी हम लोग इसमें ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ट्रांसक्रिप्ट। ठीक है, ट्रांसक्रिप्ट। तो ट्रांसक्रिप्ट के मैंने, जहाँ तक मुझे याद है, कुछ 100 रुपये के आसपास ही हुआ था, ज़्यादा कुछ हुआ नहीं था। 200 के आसपास पकड़ लेते हैं, शायद इससे ज़्यादा तो नहीं होगा। ट्रांसक्रिप्ट का इतना ही था जहाँ तक मुझे याद है। तो ये दोनों चीज़ें हो गई। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग और कॉस्ट कहाँ कहाँ पे हैं सारे। तो मैं आपको प्रोसेस भी समझाते जाऊँगा और साथ ही साथ कितना कॉस्ट है वो भी समझाते जाऊँगा। तो इसलिए थोड़ी वीडियो लंबी होगी, पर प्लीज़ बने रहना, क्योंकि लास्ट में मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताने वाला हूँ जहाँ पर आप प्रिपरेशन कर सकते हैं और यहाँ पर आ सकते हैं, और सारी चीज़ें हम लोग सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो वो बहुत ही बेनिफिशियल हो जाएगा आपके लिए। तो चलिए, ये रहा एक्सेल, और हम लोग फिर से आते हैं अब ब्राउज़र पे। तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और हम लोग ये चेक करेंगे कि आगे का जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या हो सकता है। तो ठीक है, तो ये हमने कर लिया लैंग्वेज का। अरे हाँ, लैंग्वेज का तो हम चेक ही नहीं किया। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अब जाते हैं, हम लोग ये चेक करते हैं कि लैंग्वेज का जो है IELTS एकेडमिक, ठीक है, उसका कितना है। तो हम लोग ये वेबसाइट पे आ गए, हमने सीधा देख लिया कि एकेडमिक का है, और हम लोग क्या करते हैं, ओके चलो लेट्स एक्सेप्ट दिस, और सीधा बुकर टेस्ट पे जाते हैं हम लोग। और बुकर टेस्ट, और अच्छा यहाँ पे खुल गया, सॉरी मैंने देखा ही नहीं। यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ इंडिया। अगर मैं सोच रहा हूँ कि मैं हिंदी बोल रहा हूँ, ज़्यादातर लोग इंडिया से होंगे, लेकिन आप ये वेबसाइट यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं पर्टिकुलरली लेट्स से सूरत, और मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अरे IDP का ये यहाँ पर है, एक मुझे तो पता ही नहीं था। तो चलिए, ये यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पर आप देख सक रहे हैं कि जो एकेडमिक है उसका है फ़ीस 17,250। ठीक है, तो ये इसका फ़ीस है IELTS का 17,250। तो चलिए फिर से एक्सेल पे जाते हैं और इसको ऐड कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा IELTS 17,250। ओके, चलिए ये भी ऐड हो गया हमारा। और फिर चलिए ब्राउज़र पे जाते हैं। तो ये रहा IELTS। OET का आप देख सकते हैं, मेरे ख्याल से OET का भी करीब करीब इतना ही है, ज़्यादा इससे ज़्यादा तो नहीं है। तो वो अपना उसका भी हो गया। फिर अब हम आ जाते हैं कि चलिए, जैसे कि अगर आपने
समझिए कि आपने ये एग्ज़ाम क्लियर कर ली कि अपना इनिशियल कंसिडरेशन हो गया 950 दे दिया हमने, उसके बाद फिर हमने OET भी दे दिया या फिर हमने IELTS भी दे दिया, ये दोनों दे दिया एग्ज़ाम हमने, और हमारा वो भी क्लियर हो गया। तो आपका इनिशियल कंसिडरेशन इसका मतलब क्लियर हो गया। अब जैसे ही आपका इनिशियल कंसिडरेशन क्लियर होगा तो फिर आपको एक ईमेल आएगा न्यूजीलैंड जो कि काउंसिल है, न्यूजीलैंड फार्मेसी काउंसिल, वो आपको ईमेल करेंगे कि आप अब रेडी हैं ओपरा एग्ज़ाम देने के लिए। ठीक है, तो ओपरा एग्ज़ाम देने के लिए आप अब रेडी हैं। तो अब ओपरा का हम लोग एक बार कॉस्ट देख लेते हैं कि ओपरा का कॉस्ट हमको कितना पड़ेगा। तो इस टैब को मैं बंद कर देता हूँ और हम लोग यहीं पर सर्च कर लेते हैं कि ओपरा फार्मासिस्ट एग्ज़ाम, बस इतना ही लिखिए, मैं एकदम सिंपल ही रख रहा हूँ। तो यहाँ पर ये आ गया ऑस्ट्रेलियन फार्मेसी काउंसिल ओपरा ये जो कंडक्ट कर रहे हैं। तो एक बात मान लीजिए कि न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया ये दोनों के लिए आपको एक ही एग्ज़ाम देनी है। ठीक है, ऐसा कोई सेपरेट एग्ज़ाम नहीं है, इन दोनों का एक ही एग्ज़ाम है। तो ओवरसीज़ फार्मासिस्ट रेडीनेस असेसमेंट इसका फुल फॉर्म है। पहले ये होता था कैप्स, जो कि अब चेंज हो गया है, अब उसको ओपरा कर दिया है फॉर न्यूजीलैंड कैंडिडेट्स। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया के भी यही है। तो ओपरा के लिए अब हमने यहाँ पर ये रहा कॉस्ट मिल गया हमको, चलिए बढ़िया है। तो यू कैन रजिस्टर टू सिट द न्यूजीलैंड ओपरा एग्ज़ाम इफ़ यू हैव रिसीव्ड कंफर्मेशन फ्रॉम द फार्मेसी काउंसिल न्यूजीलैंड, जिसकी मैं अभी बात कर रहा था कि जो कंफर्मेशन वो देंगे आपको कि जी हाँ आप रेडी हैं, तो आप उसके लिए एलिजिबल है। तो ये है 2190 पर अटैम्प्ट, और ये है ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग NZD 2190 NZD टू AUD टू NZD कर लेते हैं, AUD टू NZD। ठीक है, आप लोग अपने हिसाब से चेक कर सकते हैं, ज़्यादा फ़र्क नहीं है, 2390 के हिसाब से है, तो इतना ही दिखा रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, अरे मैंने आपको तो दिखाया नहीं ब्राउज़र में, अरे ये रहा। ठीक है, सॉरी मेरी गलती हो गई। तो ये रहा ये पूरा ब्राउज़र जो कि मैंने सर्च किया है, और मैं आपको ये वेबसाइट पहले फिर से दिखा देता हूँ। तो ये है वेबसाइट। जैसे आप ऐसे सर्च करेंगे कि ओपरा फार्मासिस्ट एग्ज़ाम, तो यहाँ पर आ जाएगा कि ऑस्ट्रेलियन फार्मेसी काउंसिल, और इन्हीं की वेबसाइट है ओवरसीज़ फार्मासिस्ट रेडीनेस असेसमेंट एग्ज़ाम। ठीक है, तो जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये वेबसाइट खुल जाएगी, और यहाँ पर यहीं पर कॉस्ट लिखा हुआ है 2190 पर अटैम्प्ट। और जैसे कि मैंने बताया कि आप लोग तभी एग्ज़ाम के लिए रजिस्टर कर सकते हैं जब आपको PCNZ से कंफर्मेशन का ईमेल आया हो, तो उसके बाद ही आप ये रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ओके, तो जैसे ही मैंने आपको बताया कि आपका इनिशियल कंसिडरेशन का एग्ज़ाम हो जाएगा, और उसी के लिए आपको चाहिए वो लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स। तो वो दोनों जितने भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं जो चेकलिस्ट में रहेंगी, जैसे ही आप सबमिट करोगे उसके बाद आपको फार्मेसी काउंसिल न्यूजीलैंड आपको ईमेल भेज देगी कि जी हाँ आप रेडी हैं, आप एग्ज़ाम ले सकते हैं। फिर आपको ये इस वेबसाइट पे आना है और यहीं पर आपको रजिस्ट्रेशन करना है। मैं ज़्यादा इसके डिटेल में नहीं जाऊँगा, आप लोग थोड़ा खुद का रिसर्च करके बता सकते हैं। और अगर आपको इन डिटेल वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करिए, और मैं उस पर भी इन डिटेल वीडियो बना दूंगा। फ़िलहाल हम लोग इस कॉस्ट को आगे ले चलते हैं, जो कि 2190 है। मैंने क्या किया, 2190 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स है, तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर को मैंने न्यूजीलैंड डॉलर में कन्वर्ट कर दिया, जो कि 2390 है आज की रेट के हिसाब से। अब मैं क्या करूँगा, मैं चलूँगा मेरे एक्सेल पे और मैं वहाँ पे 2390 ऐड कर दूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ओपरा टेस्ट, और यहाँ पे हम लोग NZD में 2390 ऐड कर देंगे। चलिए, तो ये चीज़ें भी हो गई। अब जो इसके बाद है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें आने वाली हैं, तो उसके बारे में कोई बातें नहीं करता। ये ऊपर की चीज़ें तो सबने कवर कर ली, पर इसके बाद के भी बहुत सारे खर्च होते हैं दोस्त, वो सारे कौन कवर करेगा? तो जो एक भाई हैं जो बोल रहे हैं कि 5 लाख में आपका पूरा हो जाएगा और उसके बाद कमाई है 50 लाख, तो यार वो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा उन्होंने हल्के में बता दिया, सब कुछ इन डिटेल नहीं बताया। इसीलिए मुझे वीडियो बताना पड़ा, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे पूछ रहे हैं कि यार इतना ही खर्च है, आप कैसे बोल रहे हो कि इतना ज़्यादा पैसा लग रहा है। तो मैं इसीलिए इन डिटेल वीडियो बना रहा हूँ मैं, ताकि लोगों को पता चले कि क्या कॉस्ट है, आपको यहाँ पर आना भी है इतना पैसा देने के बाद, इतना वर्थ है भी या नहीं है। तो सबकी इंडिविजुअल प्रायोरिटीज़ होती हैं भाई, तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना एक अच्छा वीडियो बना ही दिया जाए। तो अब इसके बाद समझ लीजिए कि आपने ये ओपरा भी अपना क्लियर कर दिया। ठीक है,
और आपकी सारी एग्ज़ाम्स क्लियर हो गई हैं कि आपका ओपरा भी क्लियर हो गया। अरे हाँ, इसके बाद तो हमने अभी NZPL तो ऐड ही नहीं किया। तो चलिए फिर से मैं आपको ब्राउज़र पे ले जाता हूँ। मैं खुद से कोई भी कॉस्ट नहीं बताने जा रहा हूँ, मैं आपको सारे कॉस्ट ऑनलाइन चेक करके दिखाऊंगा, ताकि आपको ये ना लगे कि नहीं भाई मैं अपने मर्ज़ी से चीज़ें बना के बोलते जा रहा हूँ। तो यहाँ पर हम आ गए और यहाँ पर हम लिखेंगे कि NZPL फार्मासिस्ट लिखते हैं, ठीक है, फार्मासिस्ट, और हम देखते हैं कि क्या आता है। तो न्यूजीलैंड फार्मेसी लेजिस्लेशन, ये उसका फुल फॉर्म है। जैसे ही हमने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पे हमको उसका कॉस्ट आ गया, जैसे यहाँ पर देख पा रहे हैं $2400 न्यूजीलैंड डॉलर। तो अब ये न्यूजीलैंड डॉलर हम लोग इसको भी ऐड कर लेंगे हमारे एक्सेल शीट में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ NZPL और यहाँ पे 2400 न्यूजीलैंड डॉलर ये मैंने ऐड कर दिया। चलिए, तो ये वाला भी हो गया। अब NZPL के बारे में मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ। NZPL यूजुअली साल में 2 बार ही होता है, एक मार्च में होता है, स्टार्ट होता है, और एक स्टार्ट होता है अगस्त में, जो कि अभी स्टार्ट होगा ये 10 दिनों में ही, और 2 महीने तक चलता है। और इसमें आपको वो पूरा लॉ एंड एथिक्स सिखाएंगे, यहाँ पे न्यूजीलैंड में क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है, क्योंकि हर डिफरेंट कंट्रीज़ का खुद के लॉज होते हैं। तो इस कंट्री के भी कुछ पर्टिकुलर लॉज हैं जो कि आपको अवेयर होना चाहिए जब आप इंटर्नशिप करने जाएंगे। जैसे आप फार्मेसी में जैसे ही एंट्री करेंगे और आप स्टार्ट करेंगे, तो आपको वो सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो वो बात हो गई इसकी। चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट है, फिर से हम ब्राउज़र पे आते हैं और ब्राउज़र पे हमने देख लिया एक बार, हमने ये कॉस्ट ऐड कर दी। जी हाँ, चलिए अब हम लोग आगे आएंगे जो कि आपका मेन कॉस्ट है। अब इसके रिलेटेड कोई बात नहीं करता है, ये जो कॉस्ट है वो, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताता हूँ मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो वो है जैसे ही आपका ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई, तो अब आपको करना है इंटर्नशिप। इंटर्नशिप के लिए आपको क्या करना रहेगा इंटर्नशिप के लिए। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी कैंडिडेट है जिसने भी ये सारी चीज़ें क्लियर कर दी है, जिसका NZPL हो गया है, जिसने ओपरा क्लियर कर दी है, अब वो इंसान यहाँ पर अवेलेबल होना चाहिए न्यूजीलैंड के अंदर, तो तभी वो इंटर्नशिप कर पाएगा, ठीक है। यहाँ की फार्मेसीज़ में यहाँ पर कुछ रजिस्टर्ड जो कि साइट्स होते हैं, जिनकी रजिस्टर्ड फार्मेसीज होती हैं, जिसके अंदर वो लोग इंटर्नशिप प्रोग्राम उनका होता है। वो दैट फार्मेसी हैज़ टू बी रजिस्टर्ड, ठीक है, फॉर एन इंटर्नशिप प्रोग्राम। तो वो बात आ गई। तो अब हम लोग यहाँ पर सर्च करते हैं कि जो इंटर्नशिप प्रोग्राम है फार्मासिस्ट इंटर्नशिप प्रोग्राम इन न्यूजीलैंड, ठीक है। तो मुझे तो पता है सारी चीज़ें, मैं आपके लिए बता रहा हूँ ताकि आप ये सारी चीज़ें सर्च करें, ये टर्म्स सर्च करें, ताकि आप लोग इन डिटेल इसके और भी खुद का भी कुछ रिसर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने पहले भी बताया था कि जो इंटर्नशिप प्रोग्राम होता है वो फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ न्यूजीलैंड कंडक्ट करते हैं, ठीक है। तो हम लोग इस फर्स्ट वेबसाइट पर क्लिक कर लेंगे और हम लोग देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने पूरा FAQ दिया हुआ है, तो आप लोग ये सारी चीज़ें आराम से पढ़िए, अपने इत्मीनान से पूरा वक्त दीजिए। और उन्होंने ये भी लिखा हुआ है कि देखिए आपको मिनिमम इतने घंटे सुपरवाइज्ड प्रैक्टिस आपको करनी है टू कंप्लीट द प्रोग्राम, ठीक है। कम से कम 35 घंटे एक हफ्ते के, और 10 जनवरी से चालू होगा, 7 नवंबर तक चलेगा। इसके दौरान जो भी आपका वो रहेगा वो सारी चीज़ें उसमें कवर होंगी, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है फीस फॉर द 2024 प्रोग्राम वर $5,600 फॉर न्यूजीलैंड रेसिडेंट एंड 8950 फॉर नॉन रेसिडेंट, ठीक है। ये 2024 की बात हो रही है और अभी चल रहा है 2025। तो एक काम करते हैं, हम लोग चलते हैं सीधा इनकी वेबसाइट पे, जहाँ पर हम लोग ये फाइंड आउट कर सकें कि इनका जो कॉस्ट है वो हमको एग्जैक्टली कहाँ से मिलेगा। चलो ये रहा इनका, ये रहा ओवरसीज़, इंफॉर्मेशन फॉर ओवरसीज़, ठीक है। हमको यहाँ पर आना है क्योंकि ये हमारे काम का है। तो यहाँ पर हम लोग आ गए। अब हम लोग को देखना है कि ये रहा इंटर्न ट्रेनिंग प्रोग्राम फ़ीस, ये आपका इम्पॉर्टेंट आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर इन्होंने 3 कॉस्ट मेंशन करी हुई है। तो सबसे पहली कॉस्ट इन्होंने करी हुई है कि परमानेंट रेजिडेंट होना चाहिए या तो सिटीजन होना चाहिए, और उन्होंने हेल्थ न्यूजीलैंड फंडिंग में उनका होना चाहिए एलिजिबल उसके लिए, तो उनके लिए कॉस्ट है 5800। फिर है सेकंड के परमानेंट रेजिडेंट होना चाहिए न्यूजीलैंड
एलिजिबल फॉर हेल्थ न्यूजीलैंड फंडिंग। तो यहाँ पर हाँ वो आपका 10,000 हो गया, ठीक है। अब जो लास्ट है नॉट अ परमानेंट रेजिडेंट और सिटीजन, उसके लिए उन्होंने 12,000 न्यूजीलैंड डॉलर्स किया है, वो जीएसटी इंक्लूडेड है, ठीक है। और बाद में उन्होंने ये भी किया है कि कौन है एलिजिबल होगा हेल्थ न्यूजीलैंड फंडिंग के लिए। तो उसके लिए यहाँ पर 3 चीज़ें उन्होंने मेंशन करी है कि ऐसा इंसान जिसने कंप्लीट करी हो रिकॉग्नाइज फार्मेसी डिग्री न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया में। तो अब ओवरसीज़ फार्मासिस्ट है, मुझे तो नहीं लगता कि उन्होंने यहाँ पर करी होगी, तो वो सारे तो ये फर्स्ट उसमें से निकल ही गए, फर्स्ट कैटेगरी। तो 5,800 तो भूल जाओ भाई कि आपको 5,800 आएगा भी। अब आपको भरने या तो 10,000 या तो 12,000। अब जैसे मेरे जैसे कुछ लोग हैं जिनका जो रेजिडेंसी स्टेटस है वो परमानेंट है, तो हम लोग यहाँ पर थोड़ा 2,000 हमारे डॉलर बच गए। लेकिन बाकी के जो भी लोग हैं उन लोगों को तो मेरे ख्याल से पूरे 12,000 ही भरने पड़ेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इंटर्न ट्रेनिंग प्रोग्राम, हम लोग चलते हैं फिर से हमारे एक्सेल पे, और वहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैं इंटर्न ट्रेनिंग प्रोग्राम यहाँ पे लिख देता हूँ, इंटर्न ट्रेनिंग प्रोग्राम, ठीक है, PRG लिख देता हूँ, और यहाँ पर उसकी कॉस्ट में लिख देता हूँ $12,000, ठीक है। चलिए, तो ये भी हमने कर दिया। अब हम लोग आते हैं फिर से अपने ब्राउज़र पर और देखते हैं कि और क्या चीज़ें इसके अलावा हो सकती हैं। तो इसके अलावा फिर है हमारा एक पुलिस चेक होगा। पुलिस चेक के वही $50 और $100 के अराउंड होंगे, तो उसका भी हम लोग कॉस्ट लिख ही लेंगे, हम लोग उसको भी बाकी नहीं रखेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं, अपने एक्सेल पे आते हैं हम लोग फिर से, और एक्सेल पे आने के बाद हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे कि पीसीसी के हम लोग लिख देते हैं कुछ वही $100 लिख लीजिए। फिर उसके बाद हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे मेडिकल एंड वीज़ा कॉस्ट। मेडिकल एंड वीज़ा कॉस्ट थोड़ा वेरिएबल रहेगा, वो डिपेंड करता है कि आप लोग कहाँ से करवा रहे हैं अपना मेडिकल और कहाँ से। लेकिन मैं मोटा मोटा एक कॉस्ट लेकर चलूँगा कि मेडिकल के रफली अराउंड लाइक आई थिंक आपका जो पूरा मेडिकल होता है वो हो जाता है कुछ 15,000 के अराउंड, तो वो $300 उसका ले लेते हैं हम लोग, और वीज़ा के कुछ वही $800 हम लोग ले लेंगे, ठीक है। तो वो 300 और 800, चलिए $1,000 इसका पकड़ लीजिए, ठीक है, कि $1,000 50,000 इंडियन रुपीज़ में आपका ये दोनों कॉस्ट हो गया। अभी इसके अलावा भी एक कॉस्ट अभी और बाकी है, तो इसके अलावा अभी और कौन सी कॉस्ट बाकी है वो हम लोग चेक कर लेते हैं। इसके अलावा अभी एक, हाँ अभी सबसे पहला कि आप यहाँ पर आएंगे कैसे, तैर के तो आएंगे नहीं, तो उसके लिए चाहिए रहेगा आपको फ़्लाइट। तो हम लोग यहाँ पे फ़्लाइट का कॉस्ट एक ऐड कर लेते हैं। तो फ़्लाइट का कॉस्ट मैं अज्यूम करता हूँ कि आपको रफली अराउंड 1800 पकड़ लीजिए, वो एवरेज 1800, ठीक है। तो 1800 अपना फ़्लाइट का कॉस्ट हो गया। चलिए, फ़्लाइट भी हमने यहाँ पर ले लिया। अब हम लोग आगे चलते हैं, तो उसके बाद समझ लीजिए अब यहाँ पर आए, उसके बाद आपको चाहिए फूड, रेंट, क्योंकि आप यहाँ पर आएंगे तो डायरेक्टली अब थोड़ा बहुत तो आपको पैसा आपके हाथ में होने चाहिए। तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपके हाथ में थोड़ा बहुत पैसा हो, और ताकि यहाँ पर आप आएँ और इनिशियली आपको जॉब वॉब अगर नहीं मिली तो वो सारी चीज़ सर्वाइवल कॉस्ट, जैसे सर्वाइवल कॉस्ट ऐसे मान सकते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिख दूँगा कि टेम्पररी स्टे एंड सेटलमेंट। तो यहाँ पे लिख देते हैं टेम्प स्टे एंड सेटल, ठीक है। और इसका कॉस्ट यहाँ पर मानिए मेरी बात, ये कोई बहुत ही ऐसे कंट्री नहीं है कि जो कि सस्ते में आपके सारे काम हो जाएंगे। यहाँ पर काफ़ी पैसे खर्च हो जाते हैं, जब आप जाते हैं रहने यहाँ पर तो काफ़ी आपके पैसे खर्च हो जाएंगे। तो इसलिए मैं यहाँ पर जो फिगर लिखूँगा, सरप्राइज़ मत होना, लेकिन ये एक्चुअल कॉस्ट है। जैसे समझ लीजिए कि आप यहाँ पर 2-3 महीने का मैं आपको एटलीस्ट यहाँ पर कॉस्ट लिखूँगा ही लिखूँगा, ताकि आपको ईजिली हो जाए सर्वाइवल के लिए, जब तक आपको जॉब नहीं मिलती है तब। तो मैं ओवर एक्सेजरेट नहीं कर रहा, लेकिन ऑनेस्टली ये सेफेस्ट कॉस्ट है यहाँ पर। 3-4 महीने अगर समझ लीजिए कुछ नहीं हुआ या ऐसी चीज़ें हुई तो वो सेफ़र साइड के लिए, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि अब हमने यहाँ पर जो भी हैं सारी कॉस्ट हमने यहाँ पर कंसिडर कर लिए हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम चलते हैं और इसको पूरा टोटल कर लेते हैं। तो पहले तो ये जो है इसको हम लोग क्या करते हैं कि, है ना, हम लोग इसको कन्वर्ट कर लेते हैं इसमें न्यूजीलैंड डॉलर्स में, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं अब अपने ब्राउज़र पे, एक काम करते हैं, अपने देखते हैं कि आज का रेट क्या चल रहा है, ठीक है। तो हमको ज़्यादा मज़ा आएगी वहाँ से। तो हम लोग यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं 5,000 INR टू NZD, और ये रहा हमारा
कि $97.35 हो जाएंगे उसके, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, $97 अपने कंसिडर कर लेते हैं कि चलो भाई इसके हो गए $97, ठीक है। $200 यानी वो तो $4 हो गए, $4 से ज़्यादा होगा नहीं वो तो। और 17,000 इसका भी अपने एक बार एक कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ 17,500 था ना, 17,500, $340 उसके भी हम लोग ऐड कर लेंगे अपने एक्सेल में। तो वो हो गए, अरे ये क्या हो गया, $340। चलिए, अब हमने यहाँ पे सारे जितने मुझे कॉस्ट अभी तक के पता हैं वो हमने सारे यहाँ पे ऐड कर लिए हैं। अब हम लोग इसको कर लेते हैं टोटल। एक्चुअली ये मेरा पहली बार है ये एक्सेल में, यूजुअली ये एक्सेल यूज़ नहीं करता हूँ, पर यहीं कहीं पर ही दिखा रहा होगा। अच्छा, सम 27,089 यहीं पे कहीं पे होता है यार, एक ऑटो सम वाला एक सीन होता है यार। हाँ ये रहा ऑटो सम, हाँ। चलिए 27, इसको हम क्या कर लेंगे, थोड़ी इसकी साइज़ बढ़ा देते हैं और इसको कर लेंगे बोल्ड, ठीक है। चलिए, ये है मेरा कॉस्ट कि 27,081 न्यूजीलैंड डॉलर्स। अब हम लोग इस वैल्यू को न्यूजीलैंड डॉलर में कन्वर्ट करके देख लेते हैं तो हमको एग्जैक्टली पता चल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग कर लेंगे 27,081। तो ये रहा कॉस्ट भाई, ये रहा। तो इतने रुपए लगेंगे आपको अगर आपको यहाँ पर रजिस्टर करना है तो टोटल 0 से लेके 13,90,000। तो आपको लग रहा है, और ये एक और बात, 13,90,000 जो भी रुपए मैंने बताए, ये कॉस्ट कोई ऐसा नहीं है कि ये आपको एक ही साल में आप इतना खर्च करने के बाद सीधे फार्मासिस्ट बन जाएंगे। नहीं, ये बहुत ही स्लो प्रोसेस है। तो सबसे पहले तो आपका इनिशियल कंसिडरेशन लेने में ही नहीं तो आपको 2 महीने लग जाते हैं। उसके बाद आपका इनिशियल कंसिडरेशन होगा और उसके बाद फिर आपको वो देंगे, ओके हाँ ठीक है आप एग्ज़ाम ले सकते हैं अब। तो वो एग्ज़ाम भी साल में सिर्फ 3 बार होती है ओपरा की, और उसकी प्रिपरेशन के लिए भी नहीं तो कम से कम मुझे कम से कम 6 महीने लगे थे, और जिसके अंदर मैंने काफ़ी तो स्मार्टली तरीके से किया था वो एग्ज़ाम। तो जिसके रिसोर्सेज और सारी चीज़ें मेरे पास है अभी भी, और मैं तो सोच रहा हूँ कि मैं लोगों की हेल्प करूँ ताकि वो भी अपनी एग्ज़ाम क्लियर कर पाएँ। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही स्लो प्रोसेस हैं, और इसमें नहीं तो बहुत ही आराम से करेंगे आप तो भी 2 साल तो कहीं नहीं गए। तो 2 साल तो आपको लग ही जाने वाले हैं इसमें पूरा कंप्लीट करने में। तो वो 2 साल आपको पूरा कंप्लीशन में हो गया, और उसके बाद फिर आप यहाँ पर आएंगे ट्रेनिंग के लिए, तो उसका 1 साल पूरा, तो 3 साल लगते हैं। अगर आपने आज से ठानी कि आपको न्यूजीलैंड में फार्मासिस्ट बनना है तो 3 साल लग जाएंगे आपको। तो 3 साल के अंदर 13 लाख और जो भी वैल्यू था, मुझे मैं भूल गया हूँ, 13,90,000, हाँ। तो 13,90,000 आपको तब लगेंगे। तो अगर आपको लग रहा है कि ये इतना वर्थ है और अगर आप इतना बेयर कर सकते हैं तो आप हंसी खुशी आइए। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आप पैसे जोड़ के या फिर कहीं से ले के या फिर ऐसे एडजस्ट करेंगे तो बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है ये फिर, क्योंकि 3 साल तक आपके पास वो पैसे रहेंगे नहीं, आप सिर्फ पे करते जा रहे हैं। और ये सारी चीज़ें तो मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो कि बहुत ही स्टूडियस हैं और बहुत ही डेडिकेटेडली प्रिपरेशन करेंगे। मैं उनकी तो बात ही नहीं कर रहा हूँ कि अगर आपने फेल हो गए समझ लीजिए एक भी एग्ज़ाम में, आईएलटीएस बहुत लोगों का एक बार में नहीं निकलता है तो उनको फिर से बुक करनी पड़ती है आईएलटीएस भी। ओईटी बहुत सारे लोगों का नहीं निकलता है तो वो फिर से ओईटी बुक करते हैं, तो मल्टीपल एग्ज़ाम्स देते हैं लोग। और उसके बाद समझ लीजिए कि आपका ओपरा एग्ज़ाम अगर एक बार में नहीं निकला तो, क्योंकि उसके तो 3 ही अटैम्प्ट है, पता नहीं मुझे तो लेटेस्ट अभी शायद कुछ कम भी हो गया होगा। तो मैक्सिमम अटैम्प्ट्स भी उन्होंने सेट कर रखे हैं। तो अगर वो आपका नहीं हुआ तो उसके सीधे $2,300-2,400 आपको भरने हो गए। तो ये सारी चीज़ें भी हैं, तो इन सब को कंसिडर करते हुए आप एक अपना वो बनाइए कि आपको यहाँ पर एज अ फार्मासिस्ट आना है या नहीं आना है। क्योंकि मैं किसी को डीमोटिवेट नहीं करना चाह रहा, मैं बस आपको फैक्ट बता रहा हूँ कि लोग शुरू तो कर देते हैं आने के लिए कि हाँ चलिए हम जाएंगे और यहाँ पर बनेंगे, लेकिन उसके पीछे की कॉस्ट उनको नहीं पता है।
कि एक्चुअली कितना कॉस्ट आने वाला है। तो इतना खर्च हो जाता है। लेकिन हाँ, एक बात तो है, इतना खर्च आपने कर दिया और उसके बाद अगर आपको एक्चुअल फैक्ट ना पता हो तो वो भी है। तो चलो, बहुत सारा अभी मैंने डीमोटिवेशन आपको लग रहा होगा कि चलो मैंने डीमोटिवेट कर दिया। तो अब हम लोग थोड़ा पॉजिटिव साइड पे जाते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि कितना फार्मासिस्ट अर्न करता है। ठीक है, तो चलिए फिर से हम लोग चलते हैं अपने ब्राउज़र पे और हम लोग यहाँ पे आते हैं और हम लोग यहाँ पर सिंपल गूगल को ही यूज़ करना है, या फिर यहाँ पर मैं बिंग यूज़ कर रहा हूँ। तो आप लोग को जो भी, आप सिर्फ यही लिखिए इस पर कि फार्मासिस्ट सैलरी न्यूजीलैंड। ठीक है, हम लोग को और कुछ नहीं करना है, हम लोग सिर्फ इसी के बेसिस पे जाएंगे। तो यहाँ पे एवरेज ग्रॉस सैलरी लिखा हुआ है, ये एवरेज, यानी कि ऐसा नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा एडवांस फार्मासिस्ट कोई है उसकी बात हो रही है, या फिर ये एवरेज इन्होंने लिखी हुई है। अब इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे INR में। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे NZD to INR। ये रहा करीब करीब 80 लाख रुपए, करीब करीब। तो 80 लाख रुपए तो आप कमा भी लेंगे। अगर 13 लाख रुपए लगा रहे हैं तो कहीं ना कहीं 80 लाख रुपए तो आप कमा भी लेंगे। तो ये पॉजिटिव भी है भाई, तो मोटिवेशन भी है यहाँ पर, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी आप अगर आ रहे हैं यहाँ पर आप, तो आप एक प्लानिंग से आइए, आप अपने फाइनेंस को समझ लीजिए और आप ये प्रोसेस को पूरा जान लीजिए, खुद का भी रिसर्च करिए। ये नहीं कि सिर्फ आप आ गए, आप खुद के रिसर्च करिए, देखिए कि कहाँ पर कितना कॉस्ट है, सारी चीज़ों को आप जानिए और उसके बाद ही आइए। लेकिन हाँ, एक बार आपकी सारी एग्ज़ाम्स क्लियर हो गई और उसके बाद फिर आपने चीज़ें देख ली जो मैंने बता दी आपको कि आपको पैसे कितने मिलेंगे। हालांकि सीधा मेरे ख्याल से 155 के पैकेज पे तो नहीं जाएंगे आप, लेकिन कहीं ना कहीं एक डिसेंट पैकेज तो आपका हो ही जाएगा। और जितना भी आपका इन्वेस्टमेंट है ऑफकोर्स वो तो आपका कुछ महीने में ही निकल जाएंगे। तो ऐसा नहीं है, तो वो आप सिक्योर तो हैं, उसके बाद तो आपकी चांदी ही चांदी है भाई। तो उसके बारे में तो कोई वो दो राय है ही नहीं। लेकिन हाँ, जैसा मैंने कहा कि आप आने से पहले सारे कैलकुलेशन करिए। अब मुझे भाई बताइए कि आपको इसके अलावा कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट करिए और मुझे बताइए कि मेरा नेक्स्ट वीडियो मैं किस पे बनाऊँ। मेरे वीडियोस के ड्यूरेशन थोड़े लंबे होते हैं, तो प्लीज़ उसको आप वॉच करिए, पूरा कंप्लीटली देखिए हर वीडियोस को। और मेरे इस चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करिए। व्यूज़ बहुत ही कम आ रहे हैं इस पर, व्यूज़ तो आ रहे हैं लेकिन सब्सक्रिप्शन बहुत कम आ रहे हैं। तो प्लीज़ आप, अगर आपको लग रहा है कि मैं कोई वैल्यू ऐड कर रहा हूँ इतना टाइम देकर, इतने सारा रिसर्च और आपको बता रहा हूँ, तो आप प्लीज़ इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, मेरे वॉच टाइम को पूरा कंप्लीट करिए। थोड़ा बहुत मुझे भी एक बेनिफिट हो जाए, मुझे भी मोटिवेशन मिले, ताकि मैं इससे आगे भी और वीडियोस बनाऊं। मैं कुछ बड़ा सोच रहा हूं, तो उसको करने के लिए भी मुझे आपका बहुत ही सपोर्ट चाहिए। तो वो सारी चीज़ों के लिए आप बताइए। और मैं सोच रहा हूँ कि मैं, जैसे मैंने क्लियर किया एग्ज़ाम, मेरे पास सारे नोट्स हैं, सारी प्रिपरेशन के मटेरियल्स हैं, सारा एक मेरे पास पूरा एक सिस्टम है। तो वो सारा सिस्टम भी हम फॉलो कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें हम लोग देख लेते हैं एक बारी, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट करिए कि आप क्या चाहते हैं, और इस वीडियो को एकदम मैक्सिमम लाइक दीजिए। अगर आप देख रहे हैं तो लाइक दीजिए, ताकि मुझे भी एक पूरा सपोर्ट मिले और मुझे भी मोटिवेशन मिले, ताकि मैं और ऐसे इंसाइट्स आपको दूं। फार्मासिस्ट के प्रोफेशन को हमको और आगे बढ़ाना है, ठीक है। तो आप मुझे अगर लाइक देंगे तो हम मिल के कुछ बड़ा अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। और मैं चाहता हूं कि लोग यहाँ पर आएँ और अर्न करें, क्योंकि यहाँ पर शॉर्टेज बहुत है अभी फार्मासिस्ट की। लेकिन कहीं ना कहीं मैं ये नहीं चाहता कि लोग इसी एक थॉट के अंदर, और जस्ट बिकॉज ऑफ उन्हें आना है और इसलिए वो अपने पैसे सिर्फ बर्बाद कर दें। नहीं, मैं चाहता हूँ कि अगर आप आने के लिए तैयार हैं तो आप सीरियस हों, एकदम सीरियस हों, और आप अपना पैसा एकदम सही वक्त पे और सही जगह पे खर्च करें, ताकि आपको कोई लॉस ना हो। तो और ऑफ कोर्स मैं तो हूँ ही यहाँ पर हेल्प करने के लिए। तो ये बात रही। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और आई होप मैंने मोस्टली सारा कुछ कवर कर लिया यहाँ पर। और अगर कुछ रह भी गया हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट कीजिए, मैं वहाँ पर उसके कॉस्ट आपको एंटर कर दूंगा कि हाँ जी हाँ, ये रहा यहाँ पर कॉस्ट। और जो भी थोड़ा बहुत बाकी रह गया हो तो वहाँ पर हम लोग मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। हैव अ गुड वन।